हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं फिर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से आधारित बेसिक टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ टॉपिक पहले बता दिया हूं। ये सब चीज़ आपको रखना जरूरी है, बार बार मैं बताता हूं। इसके बिना आपका केमिस्ट्री नहीं चल पाएगा। सूत्र लिखने के लिए पहले वीडियो में बता दिया है, दूसरे वीडियो में भी सूत्र लिखना प्लस कुछ जॉगिंग का नाम बताया हूं। मैं आज बताने जा रहा हूं कि कौन धातु अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम है। सभी धातु के बारे में नहीं बताऊंगा, जो धातु इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 4 गो धातु दे देगा, कहेगा कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम है। और ये तो आपको थोड़ा सा टेक्निक रटना है। क्यों अधिक अभिक्रियाशील है, जितना धातु है उसमें कौन अधिक अभिक्रियाशील है, इसके लिए 5 लेसन में मैं बताऊंगा, तो आप कोई धातु का बता सकते हैं। अभी एक टेक्निक ट्रिक रटना है आपको, जितना का जरूरी है, ताकि हर दम नियम के अनुसार काम नहीं होता है। बार बार नियम देख देख के अगर आप बनाइएगा तो आप पीछे हो जाइएगा। तो अभी थोड़ा सा रट लेना है। कभी कभी रटना भी पड़ता है, कभी कभी समझना भी पड़ता है, कभी दोनों काम करना पड़ता है। तो ये ट्रिक रटिएगा कि कौन धातु अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ट्रिक है, लिख लीजिएगा एकदम ध्यान से, लिख लीजिएगा। मीन्स लिथियम, ये केदार नाथ का माली, माली मीन्स मैग्नीशियम, आलू जरा फीके से, फीके मीन्स Fe, से मीन्स Sn, पकाता है क्यों। ठीक है, लिख लेना है। मीन्स लिथियम केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों। फिर तो ये देखिए क्या कर रहा है, हल्दी घाटी से मीन्स Hd, चांदी सोना, ध्यान देना है। हल्दी घाटी में चांदी सोना च्यवनप्राश पत्ता से बनता है, याद रखना है। ठीक है, ये लिख लेना है। मीन्स लिथियम केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों। तो वो बोल रहा है कि हल्दी घाटी में चांदी सोना च्यवनप्राश पत्ता से बनता है। ये ट्रिक याद रहेगा तो आप इसमें चुन सकते हैं कौन धातु अधिक अभिक्रियाशील है, कौन धातु कम अभिक्रियाशील है। देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील लिथियम है, उससे कम पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है, सबसे कम प्लेटिनम है। तो ऐसे मैं एरो का निशान लगा देता हूं और लिख दे रहा हूं यहां पर धातुओं की लिख दीजिए धातुएं घटते हुए अभिक्रियाशीलता के अनुसार और भी क्रिया शीलता
के अनुसार, ये एरो का निशान बता रहा है कि धातुएं जो है सजाया गया है घटती हुई अभिक्रियाशीलता के अनुसार। सबसे अधिक लिथियम है, सबसे कम प्लेटिनम है। इतना धातु है, अभी बहुत सारा धातु है, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूं, इतना में सबसे अधिक लिथियम है। इतना ही से आपका गाड़ी निकल जाएगा। इसलिए मैंने ट्रिक बता दिया है, 5 लेसन में इसका नियम कानून पढ़ना है, कोई धातु का बता सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये हाइड्रोजन मेरा धातु नहीं है, धातु के जैसा कभी कभी व्यवहार करता है, ये धातु नहीं है, ये मेरा अधातु है, याद रखना है। लेकिन धातु के रूप में आ गया है, क्योंकि पिछले लेसन में मैंने बताया था कि धातुएं धन आयन बनाते हैं, अधातुएं ऋण आयन बनाते हैं, और हाइड्रोजन दोनों आयन बनाता है। तो इसलिए ये धातु के भी ग्रुप में रहता है, लेकिन धातु नहीं है। यहां लिख दे रहा हूं, लिख केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों? हल्दी घाटी, हल्दी H घाटी G। हम लोग देखे हैं सोना चांदी च्यवनप्राश, आज है चांदी सोना च्यवनप्राश, मेरे फैक्ट्री का है, ठीक है। हल्दी घाटी, चांदी, सोना, ठीक है, सोना च्यवनप्राश पत्ता से, पत्ता, हल्दी घाटी, चांदी, सोना च्यवनप्राश क्या चीज से बनता है? पत्ता से बनता है। हल्दी घाटी से च्यवनप्राश आता है, ठीक है। ये टेक्निक है याद करने का, ठीक है। अब इससे आपको क्या फायदा है? जैसे पूछ देगा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अब दे दे Mg, Fe, कैल्शियम, और दे दें आपको सोडियम। तो अब आप पढ़ेंगे, लिख लो केदार, सबसे अधिक केदार है, नहीं है। नाथ है उसके बाद, तो नाथ भेटा गया, इसलिए इस चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम है, ठीक है। सबका संकेत आपको याद होगा, Li मीन्स लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब आप जानते होंगे, पिछले क्लास में मैंने लिखा था हिंदी में नाम, ठीक है। तो ये हो गया धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जानकारी, ये बहुत जरूरी है। अब एक चीज दूसरा मेरा आएगा, उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट, इंग्लिश में कैटेलिस्ट, हिंदी में उत्प्रेरक। इसको भी बार बार मैं बोलूंगा, ठीक है, तो ध्यान देना है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? देखो, आप पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, तो कभी कभी उसके गति को बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी उसके गति को घटाना पड़ता है। तो उसको घटाने बढ़ाने के लिए जिस पदार्थ को काम में लाया जाता है, चाहे जो पदार्थ काम में आता है, उसी पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट बोलते हैं।
मतलब रासायनिक अभिक्रिया के गति को परिवर्तित करने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए जो पदार्थ काम में आता है उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के गति को घटाता है या बढ़ाता है उस पदार्थ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का एक बहुत बड़ा गुण है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में ना बदलता है ना फिर उसका बनता है, मतलब कि वह उसी तरह होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा, जरूरत पड़ेगा तो घटा देगा, बट अपने चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यही उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। तो फिर डिटेल में मैं जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में उसको लिखवा दूंगा। ठीक है, कौन कौन उत्प्रेरक है तो जब जरूरत पड़ेगा तो बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा याद दिला दिया हूं कि कौन उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का काम है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाना और बढ़ाना, खुद नहीं बदलने वाला, याद रखना है। उसके बाद दूसरा मेरा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये चीज भी जानना जरूरी है, उसके बाद मैं लेसन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बेसिक मेरा लगभग खत्म हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जब पदार्थ के भौतिक गुणों में अंतर होगा तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक गुणों में अंतर होगा तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक गुण का मतलब हुआ अवस्था, रंग, आकार, आकृति। अगर किसी पदार्थ का बदल रहा है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये कलम है, इसको मैं तोड़ दूं तो कलम में भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा पहचान है कि जो परिवर्तन हुआ, जैसे ये दोनों कलम टूट गया तो उसमें जो परिवर्तन के पहले जो इसका संगठन था, जो चीज इससे बना था वही चीज तोड़ने के बाद भी बना है। ये कपड़ा है, मैं फाड़ दूं तो फाड़ा हुआ कपड़ा भी उसी चीज से बना है जिस चीज से अभी बना है। तो पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होगा, उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा। यह है भौतिक परिवर्तन। अवस्था बदल जाएगा, जैसे पानी है, द्रव में है, गर्म कर दीजिए, वाष्प में बदल जाएगा। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि पानी का रासायनिक गुण नहीं बदला। पानी का सूत्र सब लोग जानता होगा H2O। तो पानी अगर द्रव अवस्था में है तभी उसका सूत्र H2O ही है, लेकिन गर्म करके अगर आप गैस में बदल दिए तभी उस गैस का भी सूत्र, उस वाष्प का भी सूत्र H2O ही होगा। पानी को अगर ठंडा करके बर्फ में बदल दीजिएगा तो बर्फ का भी सूत्र यही होगा। इसका मतलब अवस्था बदल गया, भौतिक गुण बदल गया, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। उसका रासायनिक गुण नहीं बदला। रासायनिक गुण में ये है कि उसका संगठन, माने जिस चीज से बना है पानी वो चीज नहीं बिगड़ा है। ये हो गया मेरा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन बढ़िया समझ लीजिएगा। एग्जाम में भौतिक परिवर्तन क्या है नहीं पूछता है, लेसन में जरूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, वही पदार्थ रहता है, उसका अवस्था बदल जाता है, रूप बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, समझ में आ रहा है, लेकिन पदार्थ वही रहता है, सूत्र वही रहेगा उसका। जैसे लोहे का कील है तो लोहे का संकेत Fe है तो कील का भी संकेत Fe। उसको तोड़ देंगे, उसका बुरादा बना देंगे तभी उसका सूत्र वही होगा। छड़ बना देंगे तभी उसका सूत्र संकेत वही होगा। ये भौतिक परिवर्तन हो गया।
ये भौतिक गुण हो गया। ठीक है। रासायनिक में क्या होता है कि नया पदार्थ उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक में तो होबे करता है, साथ साथ उसके रासायनिक गुण में भी परिवर्तन हो जाता है और नया पदार्थ बनता है। भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक में नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलेगा तो जल बनेगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। उससे भी हटा दीजिए, जैसे ये कपड़ा है, फाड़ दिया तो भौतिक परिवर्तन हो गया। जला देंगे ना, कपड़ा को जला देंगे तो ये राख बन जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, इसका संगठन बदल गया। अब जो पदार्थ बना है उसके गुण में इसके गुण में बहुत फर्क है, इसका गुण उसमें अब मौजूद नहीं है। ठीक है। तो ये रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। जैसे दूध से दही का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में देखिएगा जंग लग जाता है, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। तो पानी से बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन हो गया और दूध से दही का बनना ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब हम इस लेसन में बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज को याद कर लें, संकेत को याद कर लें, सूत्र को याद कर लें, तब अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। ठीक है। ये सब चीज मैं बताऊंगा, पहले इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब